जिस तरीके से हमारे सर दिख तो रहे हैं साधारण, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति से हम मिल रहे हैं। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, और सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। एक नई आशा के साथ में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल पर। हम सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप सभी लोग अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम सभी लोगों ने ये दायित्व उठाया था कॉमन मैन से लेकर वीआईपी तक सभी लोगों को कवर करने का, आज वक्त आ गया है वीआईपी की श्रेणी को शुरू करने का। और उसमें सबसे अव्वल नाम हम ज़रूर लेंगे सर का, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही अपनी अहम भूमिका पढ़ाई में अदा करी, साथ साथ ये कुछ और भी बनना चाहते थे। और ये सब हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे सर के साथ में। तो चलिए ज़्यादा वेस्ट ना करते हैं टाइम, शुरू करते हैं मुलाकात मिस्टर सर की ही कहानी। ये सब चीज़ें बाद में ही बताऊंगा मैं आप सभी लोगों को। प्लीज़ सर, सबसे पहले आप अपने बारे में ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करिए। ये मेरा नाम जगदीश चंद्र पांडे है जी। और मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। मेरे ग्रैंडफादर एक प्राइमरी के अध्यापक थे, लेकिन सम्मानित अध्यापक थे अपने क्षेत्र के। पिताजी मेरे बिजनेसमैन थे और उन्होंने शुरू में अपने बिजनेस के माध्यम से अपने को बहुत ऊंचा उठाया और बाद में उन्होंने ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस किया। मेरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा यहीं नगर पालिका के एक स्कूल में हुई, कानून गोयान में, और वहीं से मैंने कक्षा 5 पास की। उसके बाद मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में गया, वहाँ पर मैंने कक्षा 6 में एडमिशन लिया था सन 55 में, और उसके बाद से 9 तक मैंने वहीं शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैं चंदोसी चला गया, वहाँ पर सिसरका पास में गांव है, वहाँ हमारी ज़मीन थी। बाबा वहीं रहते थे। मैं क्योंकि बाबा से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं उन्हीं के पास रहा और वहाँ से सिसरका से मैंने चंदोसी जा कर के हाई स्कूल पास किया, विज्ञान वर्ग से 2nd डिवीज़न। उस समय हाई स्कूल की एक योग्यता काफ़ी ऊंची मानी जाती थी, अच्छी कंपनी। ये लगभग कितने साल पुरानी बात है सर? ये सन 60 की दशक की है, 61-62 की, 62 की। हाँ, उस समय तो एक्चुअल में हाई स्कूल भी अगर इंसान कर लेता था तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन तरीके से समझा जाता था। हाँ, उसके बाद मैंने यहाँ इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया नगला इंटर कॉलेज में, लेकिन उस समय 1965 की लड़ाई हुई और श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। उनके आह्वान पर उस समय चारों तरफ बहुत, क्योंकि पाकिस्तान से युद्ध, भयंकर युद्ध हुआ था, उस समय चारों तरफ एक जज्बा था सेना में जाने का। मेरे मन में भी ये भावना हुई कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ ऐसा करूं। तो मैंने प्रयास किया कई जगह कि वहाँ पर मैं सेना में चला जाऊं, लेकिन कुछ चिकित्सीय कारणों के कारण मैं भर्ती नहीं हो पाया। लेकिन इस बीच मेरी पढ़ाई छूट गई। लेकिन उसी इस बीच में मुझे एक ऐसा अवसर मिला, मेरे एक रिलेशन में आए जो मौसा जी, उन्होंने मुझे कहा कि खाली क्यों बैठे हो, नहीं तो हम आपको मुदर्रिस बनवाए दे रहे हैं। अच्छा। उस समय अनट्रेंड शिक्षक को की भर्तियां हुआ करती थी, क्योंकि ट्रेंड शिक्षक मिला ही नहीं करते थे। और उस समय जो प्राथमिक शिक्षा थी, जो प्राइमरी एजुकेशन थी, वो नगर पालिका और अंतरिम जिला पंचायत परिषद के अधीन थी। यानी स्थानीय निकायों के अधीन थी। अच्छा। लेकिन उनके प्राइमरी शिक्षकों का कोई स्तर नहीं हुआ करता था, उनकी कोई सम्मान नहीं था। उन परिवारों में तो था, लेकिन आम जो नेतागण हुआ करते थे, जो तथाकथित छोटे मोटे भी नेतागण होते थे, वो उनको गुलाम जैसा व्यवहार करते थे। अच्छा। तो उस समय मैंने, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर का एक सम्मान था, एक अच्छे शिक्षक रहे हैं, और हमारा गांव भी पास ही पड़ता था, और पिताजी भी एक सम्मानजनक स्थिति में थे समाज में, इसलिए मुझे वो प्रॉब्लम्स नहीं आई जो आम शिक्षक को थी। मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की
वो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। 12 फरवरी सन 1966 को मैंने प्राइमरी स्कूल बिनावर ब्लॉक में जी। बिलहत स्कूल में अच्छा। मैंने शिक्षण कार्य शुरू किया। 6 महीने में ही जी। मुझे प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। मैंने ड्रमंड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पीलीभीत से बीटीसी तथा उस समय जो बीटीसी कहलाती थी वो मैंने वो शिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद में आके मैं रेगुलर टीचर बन गया। अच्छा, रेगुलर टीचर बन गया। जिस तरीके से हमारे सर दिख तो रहे हैं साधारण, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति से हम मिल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह नहीं देखे जा सकते। और जिस तरीके से हमारे सर बहुत पहले की बात बता रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग जो यूट्यूब पर हैं वो आप जो क्षेत्र बता रहे हैं उनके नाम वो नहीं जानते हों, तो ये बहुत काफ़ी साल पुरानी बात है। लेकिन हमारे सर आज भी हमारे साथ हैं, पूरे जज्बे और नई सोच को लेकर, ये बताने के लिए कि स्टूडेंट को किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम जो बनना चाहते थे वो तो नहीं बन सके, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक बहुत अहम मुकाम पर बना दिया, उसी तरीके से हमारे सर आर्मी में जाने की तैयारी में थे, लेकिन वो ना कर पाए, लेकिन उससे बेहतर करके दिखाया टीचिंग लाइन में। तो सर आपने जो टीचिंग लाइन चुनी थी, तो इसमें क्या आपका फादर का बहुत बड़ा अहम रोल था आपके लिए? नहीं, फादर से संबंध नहीं था। वो अपने ट्रांसपोर्ट और अन्य जो बिजनेस था उसमें लगे रहते थे। उनका इस ओर हमसे कोई मतलब हमारे कामों से कोई लेना देना नहीं मतलब था। आपको वो हमारे सपोर्ट करते थे? ग्रैंडफादर सपोर्ट करते थे। अच्छा, ग्रैंडफादर ही आपको सपोर्ट वो ही करते थे? सपोर्ट करते थे। हम उन्हीं के संरक्षण में रहते थे, ज़्यादातर उन्हीं की थी। और उसके बाद हाई स्कूल के बाद में मैं जब यहाँ 2 जगह रहा थोड़े थोड़े समय, घटपुरी में रहा और एक इंटीरियर स्कूल सावा में था, अच्छा। वो ललोमई, वहाँ रहा कुछ दिन। उसके बाद में मैं यहाँ नगला में जो प्राइमरी स्कूल था उसमें आ गया। उस समय गुलाब राय जी एक प्रतिष्ठित शिक्षक थे, प्रधान अध्यापक थे। अच्छा। और उस समय पूरे क्षेत्र में नगला प्राइमरी स्कूल का एक नाम था। वहाँ नगला गांव के ही बच्चे नहीं बल्कि ब्रह्मपुर और दूर दूर के शहर के बच्चे भी वहाँ पढ़ने जाते थे। उनका इतना प्रतिष्ठा थी। और मैं भी वहाँ उनके सानिध्य में रह कर के मेरा जो जज्बा अंदर से था वो बदल गया और मैंने भी शिक्षण कार्य में पूरी तल्लीनता के साथ लग गया उनके साथ में। क्योंकि समय से जाना ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, समय से जाना, समय से पूरे समय रहना और समय से विद्यालय छोड़ना, खाली न बैठना बल्कि हर समय बच्चों के साथ लगे रहना, बच्चों की तरह बच्चे शिक्षण कार्य करना, उन्हीं के साथ ज़मीन पर बैठ के लिखना सिखाना जानना। प्राइमरी स्कूल एक अलग से स्नेह आज भी मिलता है मुझे नगला के। आज भी जो लोग मेरे सामने बच्चे थे जो मेरे पढ़ाए हुए हैं आज वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे काफ़ी एजड हैं, क्योंकि इस बात को छोड़े हुए मुझे समझ लीजिए करीब 40 साल हो गए। 40 साल से भी अधिक समय हो गया। इसलिए वो सारे जो उस समय 10 साल के थे, 9 साल के थे, आज 60, 50 और 60 में पहुंच रहे हैं। तो वो उन्होंने सम्मान मिला और आज भी वो सम्मान मिल रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ जो शिक्षकों की दुर्दशा थी उसके प्रति भी पूरे राज्य में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक जागृति हुई और संगठन बने और उस जो दुर्दशा से निकलने के लिए सबने प्रयास किए। उसी से मैं भी संगठन से जुड़ गया और उधर मेरा शिक्षण कार्य भी था, लेकिन साथ साथ मैंने संगठन के लिए भी पूरा तन मन धन से काम किया। शिक्षण कार्य के साथ साथ कभी किसी को ये कहने का अवसर नहीं मिला कि ये व्यक्ति स्कूल नहीं जाता है या स्कूल में काम नहीं करता है, केवल संगठन का। मैंने संगठन का अतिरिक्त कार्य भी किया। उसका नतीजा ये हुआ, मैंने शिक्षकों की सेवा की, बहुत की और वो एक मुकाम पूरे ज़िले में प्राप्त किया। इतना बड़ा ज़िला था, उसमें लोगों ने मुझे सबसे पहले छोटे पद पर संयुक्त मंत्री ज़िले के रूप में मतलब वहाँ निर्वाचित किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे वह आगे बढ़ता चला गया और फिर ज़िले का मंत्री, जिला अध्यक्ष और उसके बाद मांडलिक मंत्री, उत्तर प्रदेश का
मैं संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष 10-12 साल मतलब रहा। आपको पद लगातार फिर लगातार मिलते मिलते गए? रहे। कोषाध्यक्ष रहा 10 साल। अच्छा। और मैंने अपने समय में संगठन का के लिए 2-3 गाड़ियां खरीदी, संगठन के भवन का पुनर्निर्माण कराया और पूरे प्रदेश में एक शिक्षण की, नई शिक्षा नीति की एक अलग जगह आई। वो यहाँ तक के वहाँ के विभाग में मेरी एक पहुँच हो गई, प्रदेश के विभाग में। और मुझे बड़े से बड़े अधिकारी कम से कम मुझसे पूछते थे। मैंने फिर शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ भी ज़िले में भी बहुत काम किया। और यहाँ की जो उस समय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, उनका क्षेत्र पड़ता था जो गुन्नौर का, तो उसमें उस समय साक्षरता महिलाओं की जो 2% 3% थी। अच्छा। मैंने बालिका शिक्षा के लिए एक मुहिम चलाई। अलग से मुहिम चलाया। और इलाकों में बड़ी बड़ी मीटिंगें करके लोगों को प्रेरित किया, महिलाओं को प्रेरित किया, बच्चियों के की शिक्षण की व्यवस्था के लिए अच्छे से अच्छे काम किए। और उसके लिए सरकार से फंड भी मिला, तो उसके लिए मैंने काम भी किया। उसके बाद मैंने पूरे प्रदेश में वह काम किया। मुझे बाद में 25 वर्ष देश के में भी एक पद पर नियुक्त किया गया। मैं 25 साल मैंने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ में भी काम किया है। अच्छा। काउंसलर के रूप में। और उसी के माध्यम से मुझे दक्षिण अफ्रीका, यूएई और दुबई वगैरह जाने का, और नेपाल तो 4-5 बार जाने का अवसर मिला। एक्चुअल में जहाँ पर ज़्यादातर लोग पहुँचना भी नहीं पाते, बहुत सिर्फ सपने ही देखते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी हमारे साउथ अफ्रीका में हमारे पूरे विश्व का जो सम्मेलन हुआ, उसमें प्रतिनिधिमंडल के रूप में जो भारत का प्रतिनिधिमंडल गया था, उसका एक सदस्य मैं भी था। और वहाँ से आकर के मैंने अपनी रिपोर्टिंग की है। और उसका पूरे विश्व में जो कुछ भी शिक्षा की प्रचार और प्रसार के लिए जो कुछ हो रहा है, उसको मैंने यहाँ पर भी प्रचारित और प्रसारित किया। मैंने स्टडी सर्किल के कार्यक्रम चला कर शिक्षकों को शिक्षण के प्रति प्रेरित किया। मैंने यूनिसेफ के साथ भी काम किया। यूनिसेफ के साथ भी आपने काम किया। उसमें विशेष रूप से पल्स पोलियो और दूसरे शिक्षण के उत्थान के लिए। ये तो शायद पोलियो अभी भी शायद काम चल रहा है। हाँ, वो शिक्षण, उसमें शिक्षा के प्रति भी कि बच्चों को कैसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें उनकी रुचि पैदा हो, रुचिपूर्ण शिक्षा के नाम दिया गया। और उसके लिए मैंने एक पुस्तक भी जो प्रकाशित हुई कक्षा 1 में सबको पढ़ाने के लिए कि कैसे रुचिपूर्ण शिक्षा दे सकते हैं बच्चों को, बच्चों के साथ कैसे हम एक्टिव रह करके बच्चों को भी एक्टिव रख सकते हैं। तो उसमें हमारा जो एक बैच था 7 आदमियों का, उसका एक सदस्य मैं भी था। और उसी के साथ साथ मैंने उसी के बाद जब मैं हेडमास्टर हो गया तो मैंने खुनक स्कूल, उसमें मैंने कई कमरे बनवाए, हॉल बनवाया। वहाँ उसकी स्थिति आज जो है वो तो अलग है, लेकिन उससे ये देखा है, वो खंडर बता सकते हैं कि वो किसी समय में वो इमारत कितनी बुलंद थी। वहाँ भी मैंने यहाँ तक स्थिति थी, जब मैं प्रधान अध्यापक था तो कोई भी बड़े से बड़ा आदमी उस विद्यालय के प्रांगण में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। तो कहते थे इंटर कॉलेज है। और वहाँ पर बहुत दूर से गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के एडमिशन कराने आते थे और घंटों बैठा करते थे। जबकि प्राइमरी के में ये था कि स्कूल चलो, अभियान चलाओ, नामांकन करो, घर घर जाओ। लेकिन हमारे पास में बच्चों की इतनी बाढ़ हुआ करती थी कि हम हाथ जोड़ लेते थे कि अब हमारे पास में काम करने के लिए शिक्षक नहीं है, इतनी बैठने के लिए जगह नहीं है। मैंने अपने समय में और उसका मैंने कई कमरे बनाए। उसमें अपने विद्यालय में उस समय मैं 17 साल प्रधान अध्यापक था। इस ज़िले का एक भी डीएम ऐसा नहीं रहा होगा जो मेरे विद्यालय ना गया हो, कोई ऐसा एसपी नहीं रहा जो मेरे विद्यालय ना गया हो। यहाँ तक कि प्रदेश के शिक्षा विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी, डायरेक्टर वगैरह और यहाँ मंडल स्तर के अधिकारी, ये तो आए दिन आया करते थे। और उन्होंने प्रशस्ति पत्र इतने इकट्ठे हुए जिनका मैं बोझ नहीं उठा सकता कभी नहीं है।
तो उसके बाद में जो मैंने ये सारे कार्य किए, उन सब के फलस्वरूप मेरा नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेजा गया। वहाँ यहाँ भी विभिन्न प्रकार के पुरस्कार मिले मुझे। 26 जनवरी को, 15 अगस्त को यहाँ डिस्ट्रिक्ट और नेशनल दोनों ही लेवल के आपको डिस्ट्रिक्ट, पुरस्कार मिल हाँ, चुके। डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, यहाँ तक कि पुलिस लाइन में पुलिस विभाग की ओर से भी मुझे सम्मानित किया जाता था हर 26 जनवरी, 15 अगस्त अच्छा। के शांति व्यवस्था और सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए। अब मैं इतनी विस्तृत जो है, मैं उसके लिए शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकता। बहुत सी चीज़ें आज मुझे रिटायर हुए। बिल्कुल तो जब सर सबसे पहले आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से मिले थे, तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ था? ऐसा हुआ जब वह भी एक स्मरणीय बात है। जब मुझे पुरस्कार के लिए चुना गया तो वहाँ ये 2 दिन पहले बुलाया गया था। मैं वहाँ दिल्ली गया, मुझे होटल में रुकने की सारे लोगों के साथ में व्यवस्था हुई। वहाँ व्यवस्था जिस दिन अगले 5 सितंबर को पुरस्कार दिया जाना था विज्ञान भवन में, उसका एक रिहर्सल हुआ कि आपको किस प्रकार से पुरस्कार लेना है, कैसे महामहिम के सामने जाना है, महामहिम को छूना नहीं है, महामहिम से हाथ नहीं मिलाना है, महामहिम के पैर नहीं छूना है, तमाम इंस्ट्रक्शन दी। जी। लेकिन जब मैं पहुंचा तो वही मेरे लिए स्मरणीय है। जब मैं पहुंचा तो मैं सब भूल गया, मैं केवल उनका चेहरा देखने लगा। पता नहीं क्यों एकदम मुझे वो आकर्षण था उनकी चेहरे में, मैं उनकी चेहरे की तरफ देखता रहा। तो उन्होंने जो वो गले में मेडल था, वो मेडल लपेट के और उसमें प्रमाण पत्र के साथ में वो हमारे लिए सबको दे रहे थे। वैसे ही जब मैं पहुंचा तो उन्होंने, जैसे ही मैं पहुंचा, उन्होंने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। जब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि पहले से मुझे याद था कि उन हाथ नहीं मिलाना। जब उन्होंने हाथ मिलाया तो मेरी मन में ये मैं भूल गया कि उन हाथ नहीं मिलाना है। और वो भी अशिष्टता होती अगर उनका हाथ बढ़े हुए हाथ पे भी मैं हाथ ना मिलाता। मैंने हाथ मिलाया और मैं उनका चेहरा देखने लगा। क्या बात। तो उन्होंने जैसे ही फोटोग्राफ्स, बहुत फोटोग्राफर थे जिन्होंने फ़ोटो ले रहे थे, उन्होंने मैं उनकी तरफ देख रहा था वो लेकिन उनका ये था कि चेहरा आपको अपना मुंह घुमा कर फोटोग्राफर्स के ओर करना है। उन्होंने कहा पहले हमसे तो कहा हाउ आर यू, और हाथ मिलाया। जैसे ही वो मतलब हम आप उनकी तरफ देखते रहे, तब उन्होंने मुझे इशारा किया कि इधर देखो। और तो मैंने उधर फिर देखा, तब मेरा फ़ोटो खींचा। क्या बात है। आप सब देख रहे होंगे किस तरीके से ये जो सफ़र था ये खूबसूरत अंदाज में चला और आज भी ये चल रहा है। सर तो इस समय लॉकडाउन और ये जो कोरोना का माहौल चल रहा है, इस समय आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ पुस्तक वगैरह लिखने का प्रयास, क्योंकि एज ए टीचर हैं आप? ना, कुछ मेरी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे मन में स्वास्थ्य नहीं ठीक चल रहा है। चलिए हम कामना करते हैं कि सर का स्वास्थ्य ठीक रहे और आप सभी लोगों से भी आशा है कि जल्द से जल्द सर के लिए आप कामना करें और दुआ करें कि हमारे सर स्वस्थ रहें और सर का साया हम सभी लोगों के लिए बना रहे, उनका मोटिवेशन हमारे पास में हमेशा बना रहे। सर कुछ कहना? उसी के साथ 5 सितंबर को मुझे प्रधानमंत्री आवास पर भी जाना है। हम सब लोग ग्रुप में, आपको पुरस्कार मिल गया जी उसमें जाना पड़ा। मतलब प्रधानमंत्री जी ने आमंत्रित किया, हमारे सब लोग ग्रुप में गए। तब मैंने पहली बार देखा कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, कैसा प्रधानमंत्री आवास है, कैसा है। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कैसे कोई जाता है, कैसे कितनी बाधाएं बीच में थी जब वहाँ तक पहुँचने में। उसके बाद उन्होंने ग्रुप में फ़ोटो खिंचवाया और उसके बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट दिया, सारा खाने पीने की सारी व्यवस्था। फिर उसके बाद में कलाम साहब ने भी राष्ट्रपति भवन में आने का और मुग़ल उद्यान में घूमने का मतलब आमंत्रण दिया। हम वहाँ भी गए, वहाँ भी नाश्ते वगैरह का प्रबंध था, लेकिन भीड़ बहुत होने के कारण उनके जो वो भीड़ टीचरों की भीड़ थी मुग़ल उद्यान में। सब कह रहे थे कि हमारे साथ ग्रुप में फ़ोटो करिए। तो वो बेचारे, बुढ़ापा तो था ही, तो वो एक आध जगह गए। तो उसके बाद उनको बॉडीगार्ड उनको ले गए। चलिए, जिस तरीके से आप सभी लोगों ने देखा कि कितने अच्छे अंदाज में हमारे सर ने एक ऐसी कथा और एक ऐसी कहानी
जो रियलिटी बेस है, जैसे फिक्शनल मत समझिएगा, तो सर ने किस तरीके से बताया। सर एट द एंड ऑफ द वीडियो, आखिरकार एज अ टीचर के रूप में जो स्टूडेंट आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आप एजुकेशन की तरफ ना जाकर वो कहीं ना कहीं इंटरनेट सर्फिंग में घुस गए हैं, या कह सकते हैं कि आजकल पॉलिटिक्स वाली वीडियोस को देखने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप उन लोगों के लिए एक मिसाल और मिसाइल दोनों हैं। देखिए, आज का समय साइबर युग कहूँ मैं, ये या क्योंकि मेरे लिए तो पुराना ये जो मतलब आज वैज्ञानिक जो युग है उसमें नए नए वो आविष्कार हुए हैं, नई नई व्यवस्थाएं हैं, उन सब में उनके लिए भी आगे बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर उनमें आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम विश्व में पीछे रह जाएंगे। लेकिन साथ साथ हमें अपनी पुरानी संस्कृति को भी नहीं छोड़ना है। हम अगर आज नई चीज़ें, नए विज्ञान की ये संस्कार वो अगर अपने में आत्मसात कर रहे हैं, तो हमें साथ साथ अपने पुराने जो हमारी संस्कृति है, हमारे पुराने जो विचार हैं, जो हमारे पुराने बुज़ुर्गों के दिए हुए संस्कार हैं, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन उल्ट हो ये रहा है कि हम आज आधुनिकीकरण के चक्कर में अपने सारे जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं उनको छोड़ते हुए हम बहुत सी बुरी चीज़ों की तरफ भी चले जा रहे हैं। ये बहुत से साइबर क्राइम हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, विचारों गरीब लोगों को जो जिन तक ये शिक्षा नहीं पहुंची है उस तरीके की, उनको बड़ी कठिनाइयां हो रही हैं। आज ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात हो रही है, लेकिन आज करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो ना ऑनलाइन पर हैं ना ऑफलाइन पर हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि पहले उनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराए, तब उसके बाद में वो उस प्रकार की शिक्षण कार्य की व्यवस्था करे, तो तभी हमारा जो उत्थान है वो हो सकता है। ना हम हमारी अधूरी जनसंख्या ये बढ़ेगी और उसका परिणाम हमें सबको भोगना पड़ेगा। बिल्कुल, सभी लोगों को भोगना पड़ेगा। इसीलिए ये एक्चुअल में रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हर उस व्यक्ति के लिए और हर उस व्यक्ति पर ध्यान दें जो एक्चुअल में जिसके पास रिसोर्सेज नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अमीर नहीं होता और हर व्यक्ति एक जैसा भी नहीं होता। तो चलते हैं इसी आशा के साथ कि जल्दी ही मुलाकात होगी वीआईपी की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद और जय भारत।